आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आज बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ धरती हिलते हुए आपने भी महसूस की होगी और सवाल उसके बाद खड़ा हो गया, ख़तरा कितना बड़ा है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुबह सुबह कुदरत का एक कहर झेलना पड़ा। सुबह 5:36 पर ज़ोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का ये झटका इतना तेज़ था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत और मेरठ तक लोगों ने इसे महसूस किया है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, ऊंची ऊंची इमारतें इन इलाकों में बन रही हैं, कितना खतरनाक हो सकता है एक बड़ा भूकंप इस क्षेत्र में आ जाए तो। दिल्ली वाले अभी भगदड़ की दहशत से निकल भी नहीं पाए थे कि भूकंप ने दिल्ली वालों को दहला कर रख दिया। 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग जिस वक्त गहरी नींद में थे तब भूकंप ने सनसनी मचा दी। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जो है ये जलजला बहुत भयंकर था। किसी को लगा कि बम ब्लास्ट हो गया, किसी को लगा कि कोई इमारत ढह गई। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका, उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 थी। इसका केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था। धौला कुआं और इससे आगे का क्षेत्र अरावली पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग घरों से बाहर आने लगे। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में लोगों को झटके ज्यादा महसूस हुए। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। गनीमत रही कि इस भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गनीमत रही कि ये जलजला जिंदगी पर भारी नहीं पड़ा। दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग सेस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं। दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया, अब जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं, जो सेस्मिक वेव को अटेन्युएट करता है। वैज्ञानिक इस भूकंप को लेकर शोध कर रहे हैं, भूकंप की बारीकियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भूकंप आए तो परिणाम विनाशकारी न हो। वहीं सरकार ने भी शांति और सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हम भी वैज्ञानिकों से बात करके इस खतरे को जानने का प्रयास करेंगे कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए समझने जैसी हैं। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र बहुत तेज़ी से घना होता चला गया है और भूकंप का केंद्र कहाँ होता है वो तो आप देख ही रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए किस तरह से कंपन महसूस होता है। इसकी जानकारियाँ बहुत लोग जुटाते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनकी चिंता इससे बढ़ गई, क्योंकि भूकंप के बारे में सुनते रहे या भूकंप के झटके महसूस करेंगे आप कहीं हिमालय में, नेपाल में, अफ़गानिस्तान में कहीं भूकंप आया और रिक्टर स्केल पर वो 7 था, 8 था, ये खबरें आप खूब सुनते हैं और उसके झटके यहाँ पर कई बार महसूस करते हैं। लेकिन उसका केंद्र ही दिल्ली में कहीं पर हो और बेशक रिक्टर स्केल पर ये 4 है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तेज़ भूकंप यहाँ पर आ जाए, जो जिसकी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि आपने कुछ वैज्ञानिकों को सुना, उन्होंने कहा अब जिस तरह की इमारतें बनती हैं, जिस तरह से तैयारियां की जाती हैं, भूकंप रोधी होती है, लेकिन इसके बावजूद खतरा तो खतरा होता है। हमने कई ऐसी जगहों को देखा है जहां पर एक बार जब भूकंप आया तो उस भूकंप ने ये बता दिया कि भूकंप के सही मायने क्या होते हैं। भुज को हम जानते हैं और ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं जहां पर बड़ी तबाही इस भूकंप की वजह से हो चुकी है। दिल्ली और एनसीआर के बारे में ये चर्चा ऐसा नहीं है कि आज जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसके बाद हो रही है। ये पहले भी कई बार जिस तेज़ी से यहाँ पर बिल्डिंग्स और लोगों की तादाद बढ़ती गई, इसके बारे में कई बार चर्चा होती है। डॉक्टर A.K. बियानी देश के बहुत ही जाने माने भूविज्ञानी हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बियानी, मैं आपका स्वागत करता हूँ भारत एक्सप्रेस पर। सबसे पहला सवाल सबके जहन में यही आ रहा है
कि आज जो भूकंप आया उसका केंद्र दिल्ली में होना, और अगर ये रिक्टर स्केल पर और थोड़ा तीव्रता ज़्यादा हो इसकी, तो क्या ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता, जाहिर तौर पर हो सकता है, लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है? जहाँ तक बात करते हैं हम, एक तो ये घनी आबादी का क्षेत्र है, और अगर यहाँ भूकंप आएंगे तो यहाँ हर तरह का कंस्ट्रक्शन है, सेस्मिक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन भी और सेस्मिकली पुअर कंस्ट्रक्शन भी है। तो जो पुअर कंस्ट्रक्शन है या जो सेस्मिकली नॉर्म्स जिसमें नहीं इम्प्लीमेंट करे गए हैं, उसमें तो खतरा बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर इस तरह के अर्थक्वेक के प्रिवेंटिव मेजर लिए गए उनमें खतरा कम रहता है। अब जहाँ तक दिल्ली की बात करते हैं हम, तो दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में सन 2017 से 2020 के बीच में एनसीआर में करीब 25 भूकंप आए हैं। और अगर इसको थोड़ा सा और पहले चलते हैं तो यहाँ पर भूकंप का इतिहास काफ़ी अधिक पुराना है। इवन महाभारत में भी ये कुरुक्षेत्र में भूकंप का वर्णन है, और इसका जो सबसे बड़ा भूकंप जो दिल्ली के बारे में बताया गया वो सन 893 और 894 के बीच में कभी आया था, जिसका इंटेंसिटी स्केल पे 11 और 12 पॉइंट दिए गए थे। और इसके बाद 1720 में यहाँ पे भूकंप आया था जो काफ़ी 6.57 मैग्नीट्यूड का था। 1803 में ये मुथा में भूकंप आया। इस तरह से यहाँ की हिस्ट्री, दिल्ली और इसके आसपास की हिस्ट्री भूकंप के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए इसको जोन 4 में रखा गया है। और सबसे अच्छा होगा, अगर हम सुरक्षित जीवन चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो सेस्मिक नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करा जाए कंस्ट्रक्शन में, और अगर कंस्ट्रक्शन में फॉलो होते हैं तो फिर नुकसान की संभावना कम हो जाती है। 4 के भूकंप में ज़्यादा संभावना नहीं होती है नुकसान की। इसका कारण यह है कि यह बहुत मामूली किस्म का भूकंप माना जाता है, परंतु क्योंकि दिल्ली में ये जो भूकंप आया था आज वो 5 किलोमीटर की डेप्थ पे था, इसलिए इसके झटके काफ़ी अधिक महसूस किए गए। और उन झटकों के कारण कहीं कहीं बहुत झटके लगे। और मैं अपने बारे में बताऊँ, सवेरे आज मैं गुड़गांव में था और उस वक्त मैं काफ़ी जगह भी था और सब कुछ था, पर मुझे कोई भूकंप का झटका गुड़गांव में नहीं लगा। पर पड़ोस में जो दूसरे कमरे में मेरा बेटा सो रहा था तो उसको भूकंप के झटके लगे। तो यह सेंसिटिविटी भी डिपेंड करती है कि आप किस स्थिति में हैं, और अगर आप आइडल हैं तब तो आपको झटका लगेगा 4 का, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर आप एक्टिव हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस वक्त कम लगने की संभावना है। जी डॉक्टर बियानी, अभी हम यही बात कर रहे थे, मेरे सहयोगी रोहित हैं, वो सुन भी रहे हैं इस चर्चा को, तो हम लोग यही बात कर रहे थे। उनका भी अनुभव ये है कि मैंने कई भूकंप देखे, लेकिन ये महसूस पहली बार किया है इस तरह का भूकंप। अच्छा, मैं निजी अनुभव बताऊं तो आमतौर पर आपने ठीक कहा, कई भूकंप आते रहते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता है, लेकिन आज जो आवाज़ थी वो एक ऐसा लगा कि कोई ट्रांसफार्मर फट गया हो, और इतनी तेज़ आवाज़ के साथ में फिर वो हिलने का एहसास जब हुआ और फिर लोगों की चहल पहल, तो एहसास हो गया कि कोई बड़ा भूकंप आया है। ये मेरा अपना निजी अनुभव 5:30 बजे का है। तो ये आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों इसमें आई थी भूकंप में, और इसके भी क्या कुछ मायने होते हैं? हाँ, आवाज़ के मायने होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब भूकंप आता है, और खास करके जिस तरह के दिल्ली में भूकंप आते हैं वो टेक्टोनिक भूकंप कहलाते हैं। टेक्टोनिक भूकंप का मतलब ये कि अंदर की पृथ्वी के अंदर की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के कारण भूकंप आते हैं। और उसके कारण क्या, चट्टानें टूटती है, तो चट्टानें टूटती है तो निश्चित रूप से आवाज़ आएगी। और क्योंकि ये 5 किलोमीटर की डेप्थ पे था तो कोई बहुत अधिक डेप्थ नहीं थी, और ये इसको हम जियोलॉजी में ब्रीटल जोन मानते हैं। तो ब्रीटल जोन में अगर भूकंप आया है तो निश्चित रूप से आवाज़ आएगी। और क्योंकि डेप्थ कम थी इसलिए आवाज़ बहुत भयानक सी महसूस हुई है, और इसलिए हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे कंपन भी ज़्यादा हुआ है। जी डॉक्टर बियानी, अब मैं एक बड़े अहम सवाल पर आता हूं जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक बातें आपने हिस्टोरिकल कई ऐसे तथ्य बताए हैं जिनसे हम भी वाकिफ़ नहीं थे कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भूकंप का ये इतिहास कितना पुराना है। अब इसमें कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व। अब हम देखते हैं जिस तरह की आबादी इस समय इस क्षेत्र में रहती है, बल्कि इनफैक्ट मैं तो अपना छोटा सा इतिहास अगर कहूँ 20-25 साल का, जब से मैं देख रहा हूँ इस एनसीआर के इलाके को विकसित होते हुए, तो मैं देखता हूँ कि कई ऐसी जगह जहाँ पर जाने के बारे में हम 10 बार सोचते थे, आज वहाँ पर घनी आबादी बस चुकी है इतनी तेज़ी से। और बिल्डिंग्स का निर्माण, फिर हमने देखा कि कुछ रियल स्टेट की कंपनियों ने बहुत तेज़ी से इसका फ़ायदा उठाया, लोगों की भरमार हुई, उनको फ्लैट्स की ज़रूरत थी, तो देखते ही देखते अपना फ्लैट हो, ऊंची ऊंची इमारतों को। अब ख़ास तौर पर एनसीआर में, दिल्ली में तो क्योंकि जगह सीमित थी, लेकिन हम देखते
देखते हैं एनसीआर में, गुड़गांव हो, चाहे गाजियाबाद का इलाका हो, नोएडा के कई इलाके हों, ग्रेटर नोएडा जैसे इलाके हों, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। आपने ठीक कहा कि अगर भूकंप रोधी नियमों का पालन किया जा रहा है तब तो बात और है, लेकिन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और सचमुच कौन उतने पैमाने पर खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, इसका कोई इस तरह की एनालिसिस या कोई बहुत ऑब्जर्वेशन हमारे पास में नहीं है। क्या वो लोग जो ऊंची इमारतों में रहते हैं, उनका आज जो डर बैठा है उनके मन में, वो कितना सही कितना गलत? यहाँ पर डर की बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी ऊंची इमारत बनेगी तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, और जितने हाई लेवल पर जाएंगे वहाँ पे वाइब्रेशन उतना ही, यानी जो उसकी अंडुलेशन है या जो डोलने की क्रिया है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ऊंची इमारतों में है खतरा निश्चित रूप से। अब भूकंप का जो खतरा है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जमीन कैसी है। अगर वहाँ मिट्टी है तो वहाँ मिट्टी वाले क्षेत्र में खतरा अधिक रहता है, और जहाँ चट्टाने हैं वहाँ पे खतरा कम रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑफकोर्स कई फैक्टर इसमें काम करते हैं, जिसमें जैसे डेप्थ भी है, इंटेंसिटी भी है, मैग्नीट्यूड भी है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी है। पर ये मिट्टी और चट्टानों के बीच का एक अंतर आ जाता है, जहाँ चट्टानों में काफ़ी अधिक खतरा रहता है, चट्टानों में कंपेरेटिवली कम रहेगा और मिट्टी में अधिक रहेगा। तो गुड़गांव की बात करें तो वहाँ पे वो मिट्टी वाला क्षेत्र है गुड़गांव मोस्टली, तो वहाँ पे खतरा थोड़ा अधिक है दूसरी जगह के मुकाबले। जी, आप क्योंकि भूविज्ञानी हैं तो थोड़ा मैं यही जानना चाह रहा था। आपने गुड़गांव का तो बताया कि ये दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र हैं किस तरह की ज़मीन है, और सिस्मिक जोन में जो इनको बांटा जाता है उसके मायने क्या है, वो भी थोड़ा दर्शकों को समझाएं, क्योंकि वो सुन बहुत रहे हैं, टेक्निकल वर्ड होता है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो किस तरह की ज़मीन दिल्ली एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में है, और ये सिस्मिक जोन में क्या स्थिति दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र की है? देखिए, दिल्ली एनसीआर जहाँ तक की बात करते हैं तो दिल्ली में दो तरह की भूगर्भीय बनावट है। एक तो ये है कि यहाँ पे चट्टाने हैं, जिसको हम अरावली पर्वत बोलते हैं या अरावली की चट्टाने बोलते हैं। ये चट्टाने तो काफ़ी मजबूत है, और इसके साथ साथ गंगा यमुना नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसको एलुवियम बोला जाता है। तो एलुवियम जो है लूज मिट्टी को कहते हैं। तो लूज मिट्टी में अर्थक्वेक के चांसेस अधिक रहते हैं, डैमेज के चांसेस अधिक रहते हैं। और जो चट्टाने हैं, ये दिल्ली की जो चट्टाने हल्के लाल रंग की या ग्रे कलर की, इनमें कंपेरेटिवली कम रहेगा, क्योंकि वो चट्टाने काफ़ी मजबूत है। अब जहाँ तक इसको सेस्मिक जोन 4 में बांटा गया है, तो सेस्मिक जोन 4 का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 से 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को कॉमन मानते हैं, 5 से 6 के थोड़ा कम होंगे, 6 से 7 के मुश्किल से आएंगे, और 8 7 से ऊपर के भूकंप रेयरली रहेंगे। ये जो है हम हिस्टोरिकल बेसिस पे, और जो भूकंप आता है उसमें जितना जमीन में वाइब्रेशन होते हैं उसकी बेसिस पे, और ये किस तरह की चट्टाने हैं वहाँ पर उसकी बेसिस पे ये डिसाइड होता है, और नीचे किस तरह की चट्टानी की एक्टिविटी चल रही है वो भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सर, एक चीज़ और जो अभी सभी लोगों के जहन में आती है वो ये होती है कि जब भी कोई एक भूकंप आता है तो ये माना जाता है कि वो एक समय होता है और उसके बाद और भूकंप आ सकते हैं, यानी आफ्टर जग्स तो होते हैं, लेकिन वो टाइम क्योंकि गुजर गया और ये बहुत ज़्यादा तीव्रता का भूकंप नहीं था। लेकिन क्या भूकंप के बाद भूकंप आने की आशंका भी बनी रहती है? हाँ, बिल्कुल बनी रहती है, क्योंकि देखिए अर्थ का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और हम उसको अभी हमारा साइंस इस स्टेज में नहीं पहुंचा कि हम उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकें। अब जैसे ये जो भूकंप आया है, या पिछले 4-5 साल में जैसे मैंने बताया कि 25 से अधिक भूकंप आ चुके हैं एनसीआर में, तो इनको हम फोरशॉक माने या आफ्टरशॉक माने, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और हो सकता है कि ये स्थिति थोड़ा टाइम के लिए रहे और फिर उसके बाद कई वर्षों तक कोई भूकंप नहीं आए, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि कल से कोई बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अगर सावधानी रखी जाएगी तो निश्चित रूप से हम इस जोखिम को उठा सकते हैं। ये सावधानी आपने जो शब्द बोला ना, ये मुझे एक आगे के लिए बातचीत का बड़ा आधार देता है। मैं आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले दर्शकों को बता देता हूं कि डॉक्टर ए.के. बयानी, जो कि एक बहुत जाने माने भूविज्ञानी है, उन्होंने बड़ी सरलता से आपको समझाया है कि दिल्ली एनसीआर में आज जो भूकंप आया है उसके मायने क्या हैं। कुछ एक सवाल, जैसे खतरा कितना बड़ा है,
जाहिर तौर पर भूकंप है, भूकंप अनप्रिडिक्टेबल भी होता है और ख़तरा बहुत बड़ा भी हो सकता है। हालांकि इतिहास बताता है कि कई भूकंप आते रहे हैं, रिक्टर स्केल पर 4, 5 इसके आसपास के भूकंप को सामान्य के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा तीव्र गति का भूकंप और फिर दूसरा केंद्र कहाँ पर है, ज़मीन किस तरह की, चट्टान वाली है, मिट्टी वाली है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते, फिर ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि इस तरह का भूकंप आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। एक के बाद एक दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में इमारतों का निर्माण हुआ है। इमारतों का ये निर्माण कई लोगों को सपनों का घर तो देता है, लेकिन डर को भी बढ़ाता चला जाता है। जब इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है, जैसा आज दिल्ली में सुबह सुबह हुआ, जैसे ही भूकंप के झटके हुए तो ऊंची इमारतों में इसके जर्क ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। जैसा डॉक्टर बियानी ने बताया, लोगों में डर बैठता है क्योंकि आजकल लोग ऊंची से ऊंची इमारतों में रहना पसंद कर रहे हैं और इनकी तादाद दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में, चाहे वो गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, तमाम क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही। फरीदाबाद को उसमें शामिल कर लीजिए। दिल्ली की अपनी बात करें तो दिल्ली अब ऐसा लगता है कि पैर रखने की जगह नहीं बची। दिल्ली इस तरीके से उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, लोग आए हैं और यही वजह भी रही कि एनसीआर का इलाका भी बसता चला गया, क्योंकि दिल्ली आने की चाहत सभी की होती है। अब दिल्ली में सावधानी, जो अभी डॉक्टर बियानी ने अंतिम बात कही पिछली बातचीत में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बियानी, जब आप सावधानी कहते हैं तो ये सावधानी तो प्लानिंग के साथ शुरू होती है, क्योंकि अब दिल्ली बस चुकी, बहुत घना हो चुका। कितनी सावधानी हमने बरती है इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। या आपको लगता है कि इसके बारे में फिर से विचार करते हुए कुछ कदम उठाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो कौन से कदम होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसमें एक कंसेप्ट है, वो है रिट्रोफिटिंग का। हम अगर बिल्डिंग का सेस्मिक ऑडिट करें और सेस्मिक ऑडिट पे पता लगता है कि अगर ये बिल्डिंग कमजोर है तो उसको सपोर्ट दिया जाता है, और सपोर्ट देके उसको यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना जाता है। अर्थक्वेक प्रूफ तो नहीं बनेगी पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन सकती है। तो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या चाहे छोटे घर हैं, उनका एक ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट होने के बाद जो ज़्यादा ऐसा लगता है कि जिसमें खतरा अधिक है तो वहाँ पे रिट्रोफिटिंग कंपलसरी की जाए या उसको कानून के तौर पे ज़बरदस्ती करवाया जाए, जैसा भी हो करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली इतना घनी आबादी का क्षेत्र है कि जहाँ पे थोड़ा भी अगर नुकसान होता है तो वो बहुत काफ़ी बड़े एरिया के अंदर हो जाता है, और नुकसान एरिया भले से छोटा पर नुकसान बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डिंग के नक्शा पास करने की, अगर दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये भी देखना चाहिए कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें सेस्मिक नॉर्म फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उनके पास लीगल पावर है, वो उसको कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि एक आम आदमी में भी, चाहे उसमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है, पर उसमें अगर इस तरह की भावना पैदा की जा सके कि अगर हम अर्थक्वेक प्रूफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये हमारे ही फायदे के लिए है। तो हो सकता है कि लोग इसको एक्सेप्ट करें और नई बिल्डिंग में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी काफ़ी हद तक ये जिम्मेदारी आती है कि वो इसको ऑडिट कराएं। खास करके ऐसा लग रहा है अगर की बिल्डिंग में नाम फॉलो नहीं हुए तो उनका सेस्मिक ऑडिट हो और उसके बाद उनको रिट्रोफिटिंग के लिए दबाव डाले और उसको जबरदस्ती करवाया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जहां पर आप बातचीत को लाए हैं। जो दिल्ली के कंस्ट्रक्शन की आपने बात कही, ये बात सही है कि जो बड़े बिल्डर्स होते हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता होगा, ऐसा हम मान कर चलते हैं, और वो भूकंप रोधी नियमों के जो मानक होते हैं उस पर खरी उतरती हों, ऐसा भी हम मान सकते हैं। लेकिन हम दिल्ली जैसे क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ पर कई छोटी छोटी बस्तियाँ रहीं, कई ऐसे छोटे फ्लैट्स रहे जिनको बाद में किराए पर चढ़ाने के लिए या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हुए, और आपने देखा होगा डॉक्टर बियानी, कई घटनाएं जो हुई, जो गिरती हैं बिल्डिंगें, वो 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत गिर गई, इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। वो आमतौर पर कंस्ट्रक्शन में इस तरह का कंस्ट्रक्शन भी लगातार होता जा रहा है। और ऐसे दिल्ली के कई इलाके हैं जहां आप देखते होंगे कि एक समय पर 1-1 फ्लोर 2-2 फ्लोर के मकान होते थे, लेकिन अब वहीं 4-4 5-5 6-6 फ्लोर के मकान है, क्योंकि लोग सिंगल कमरों को किराए पर चढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इलाके तो और ज्यादा खतरनाक होंगे। आज की घटना ये बताती, आज का भूकंप ये बताता है। हाँ, निश्चित रूप से खतरनाक होती हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो मीडिया के थ्रू एक अवेयरनेस डेवलप होती है, जिसमें मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये अवेयरनेस डेवलप करी जाए, मीडिया इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है अवेयरनेस डेवलप करने में। और अगर अवेयरनेस डेवलप होती तो लोग निश्चित रूप से, क्योंकि जान हर एक को प्यारी होती है, तो निश्चित रूप से लोग इसको अडॉप्ट करेंगे।
एक चीज़ और कि आज भी मैंने देखा, आमतौर पर जब भी भूकंप आता है लोग तेज़ी से घर से बाहर निकलते हैं, और वो जितना सुना है उन्होंने, आपने ठीक कहा, जितनी अवेयरनेस उनके पास है, लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, सीढ़ी के रास्ते से जाओ, अब कोई 20वें माले पर है तो वो फिर भागता हुआ जा रहा है, या कई लोग लिफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो पैनिक सिचुएशन होती है कि एक झटका लगा और उसके बाद लोग घर से भागते हैं, ये कितना सही कदम होता है? या आप इसमें थोड़ा सा अगर, और क्योंकि आपने इस तरह के कई मामले देखे होंगे, समझते हैं आप उनको, तो क्या आप सलाह देना चाहते हैं? देखिए, सबसे मैं जो आवश्यक मानता हूँ कि अगर भूकंप के झटके लग रहे हैं तो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। आदमी को घर के अंदर ही रहना चाहिए, और घर के अंदर उसको इस तरह की जानकारी देना चाहिए कौन सा एरिया सुरक्षित है, कौन सा नहीं है। जैसे लकड़ी की टेबल है और उसके नीचे क्योंकि खाली रहती है, तो आदमी बैठ के अपने आप को उसमें आसानी से बचा सकता है। या जहाँ पे खिड़की दरवाजे होते हैं उनके ऊपर बीम रहते हैं, तो बीम के कारण वो एरिया भी सुरक्षित रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि हम घर के अंदर ऐसी जगह देख लें जहाँ पर अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरे तो सबसे पहले इम्पैक्ट उसके टॉप पे हो, हमारे पर नहीं आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर घर के बाहर भागेंगे तो निश्चित रूप से उस केस में डैमेज ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। ये भूगर्भ में भी देखा था कि लोग बचने के लिए मकान के अंदर गए और हज़ारों लोग इसी कारण मारे गए क्योंकि वो सड़क पे थे और वो अंदर जाने लगे, और उस जाने के कारण वो मकान उनके ऊपर गिरा। अगर वो घर के अंदर ही रह के अपनी सुरक्षा स्थल को देखते तो इस केस में निश्चित रूप से काफ़ी जानें बच सकती है। तो लोगों को ये जागरूक करना जरूरी है कि भूकंप आए तो कभी भी घर के बाहर मत भागो, घर के अंदर ही रहो। जब भूकंप चले जाए और उसके बाद एक बार सब चीज़ें स्टेबल हो जाए तब ही घर के बाहर निकले, उससे पहले नहीं निकले। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी इसका बिल्कुल उलट हो रहा है। देखिए, डॉक्टर ए.के. बियानी जाने माने भूविज्ञानी हैं, उनकी बात को गौर से अगर आपने सुना हो तो आमतौर पर लोग, मैं देखता हूं, जैसे ही भूकंप का झटका लगता है उसके बाद आवाज़ें करते हुए, चाहे वो जो समय हो, घर से बाहर निकलते हैं, बाहर जाकर भीड़ लग जाती है। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बियानी का ये कहना है, उन्होंने ये एक सलाह दी है। डॉक्टर बियानी, लेकिन ये आमतौर पर ऐसी सोच क्यों बनी लोगों की, और क्या ये जब सिखाया जाता है, जैसे जापान जैसे कई देश हैं जहाँ पर जो बहुत भूकंप जहां पर लगातार आते रहते हैं, वहां तो ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो इस तरह की ट्रेनिंग में क्या ये बात बताई जाती है कि घर से बाहर मत भागिए, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग घर से बाहर क्यों भागते हैं? इसका एक कारण ये कि एक तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, ना ही स्कूलों में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने के कोई लेसन पढ़ाए जाते हैं। अगर ये स्कूलों से शुरू करा जाए जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जाए, जिसमें भूकंप भी है, लैंडस्लाइड भी है, फ्लड भी है, तो निश्चित रूप से वो एक जो बच्चा स्कूल में सीखेगा वो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करेगा। अब आदमी बाहर क्यों भागता है? क्योंकि उसका मानना ये रहता है कि मैं शायद बाहर जाऊंगा तो ये जो मकान गिरने वाला है या गिरने की जिसकी संभावना है वो मेरे ऊपर नहीं गिरेगा, तब तक मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा। होता क्या है कि जो भूकंप आते हैं वो कुछ ही सेकंड के लिए रहते हैं, 5-10 सेकंड से ज़्यादा के नहीं रहते हैं, और उस 5-10 सेकंड में ही इतना डैमेज हो जाता है कि वो जो मकान जिसके लिए हम जिसमें से बाहर भागने की कोशिश करें वो 10 सेकंड के अंदर वो गिर जाता है और उसके कारण नुकसान होता है। तो अगर आदमी उसी वक्त घर के अंदर ही रहे और घर से भागे नहीं तो उसको निश्चित रूप से बचने की अधिक संभावना रहती है। उसको लगता है मैं सड़क पे चले जाऊँ या खुली जगह में चले जाऊँगा। अगर खुली जगह में चले जाओगे और अगर बड़ा मकान है तो वो गिरेगा तो सड़क पे ही ना, वो ऐसा थोड़ी कि वो अपने ऊपर गिरेगा। जब वो सड़क पे गिरेगा तो लेफ्ट साइड का भी गिरेगा तो राइट साइड का भी गिरेगा। ऐसी स्थिति में जब सड़कें नैरो है या कम चौड़ी है तो वो ज़्यादा इसमें जान माल की हानि होने की संभावना रहती है। अब एक चलते चलते मुझे ये भी बताएं डॉक्टर बियानी कि क्या दिल्ली एनसीआर में ओवर द पीरियड अभी स्थिति ऐसी होगी, क्या भूकंप का ये नेचर रहता है, हालांकि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन उसका नेचर क्या ये होता है कि वो किसी एक जगह को अंदर से और ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है और कभी एक बड़ा झटका भी आ सकता है? हाँ, इसकी निश्चित रूप से संभावना रहती है। जैसे मैंने बोला कि 1720 का अर्थक्वेक काफ़ी बड़ा था, 1803 का मथुरा का अर्थक्वेक काफ़ी बड़ा था, गुड़गांव का अर्थक्वेक भी काफ़ी बड़ा रहा। तो कोई बड़े अर्थक्वेक को हम नकार नहीं सकते। और जहाँ तक कि एक भूकंप विज्ञान में एक पूरा भूकंप विज्ञान शाखा है, उसमें यह अध्ययन करा जाता है कि भूकंप पिछली बार कब आया था, उससे पहले कब आया था, इस तरह के सिग्नेचर हमको मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो उसकी बेसिस पर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितना भूकंप आएगा और कितने सालों में उसकी संभावना बनती है। ये कोई स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये कोई एक्यूरेट नहीं है, पर फिर भी ये कह सकते हैं कि अगर आज भूकंप आया और अगर हमारा अध्ययन ये कहता है कि एक भूकंप और दूसरे भूकंप में अगर 100 साल या 200 साल का अंतर है,
या तो हम उसके आसपास का पीरियड मान सकते हैं कि उतने पीरियड में जो जमीन के अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो रही है वो निकलेगी। अब वो स्टेटिस्टिकल फॉलो नहीं होता, वो सर मैंने अभी कुछ कारण बताया, उसमें एक बताया घटता घटता ग्राउंड वाटर लेवल और हाई राइज इमारतों का और ज्यादा निर्माण होना, ये कुछ कारण है क्या? ये बिल्कुल ये सही बातें हैं जो जानकारियां हमको मिली कि हाई राइज निर्माण या जो भी निर्माण हम कर रहे हैं वो निर्माण भी इसके जिम्मेदार होते हैं बहुत हद तक? देखिए, जहाँ तक ग्राउंड वाटर लेवल की बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर लेवल दिल्ली ओवर एक्सप्लॉइटेड की कैटेगरी में आता है। यहाँ अगर 1 इंच पानी बढ़ता है बरसात में तो 3 इंच इसको एक्सपेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पर जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण क्या होता है कि जो जमीन के अंदर जो पानी रहता है वो कोई नदी के रूप में या तालाब के रूप में वही नहीं रहता है। नॉर्मली ये रहता है पोर्स के अंदर। पोर्स जनरली दिखते नहीं है पर वो पानी से भरे हुए रहते हैं। अब अगर हम पानी बहुत ज़्यादा निकालते तो वो पोर्स खाली हो जाते हैं और वो रिंद्र वाली जगह है, रंध्र वाली जगह है, वहाँ पर हवा भर जाती है और वो ऊपर का जो वेट रहता है उसके कारण वो ग्राउंड धीरे धीरे सबसाइड करता है। तो दिल्ली के कई इलाकों में ये ग्राउंड सब्सिडेंस देखा गया है, पर उससे जो भूकंप आएंगे वो कोई बहुत तीव्रता वाले नहीं आएंगे। नॉर्मली एक है प्रोसेस है पर वो स्लो प्रोसेस होती है। तो ये कई इलाकों में अभी इस तरह की घटनाएं हो रही है, खास करके एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में जहां हम लोगों ने अध्ययन भी करा था, और वो ग्राउंड वाटर के कारण है। अब बड़ी बिल्डिंग का जो वेट पड़ता है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है और उसके नीचे फाउंडेशन अगर काफी गहरी जाएगी तब तो उसके भूकंप की संभावना नहीं रहेगी। यानी पर कुल अगर मिलाकर जो foundation मैंने कमजोर है, सवाल शुरुआत तो में सर फिर रखा था जी, आपने नहीं काफी रहेगी। जानकारियां दी सर। यहाँ पर डॉक्टर ए के बियानी ने बहुत विस्तार से आपको बताया भूकंप के बारे में, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में। लेकिन जो कुल मिलाकर हमने एक खतरा कितना बड़ा इस सवाल से शुरुआत की थी, खतरा बहुत बड़ा है, ये बात चर्चा खत्म होते होते स्पष्ट हो गई। मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण बात लगी वो जो आपने बताई है कि घर से बाहर निकलना ये कोई समझदारी नहीं है, बल्कि आपको घर में रहना चाहिए जिस समय, और सुरक्षित जगह की तलाश करनी चाहिए। आमतौर पर लोग तुरंत घर से बाहर निकल कर चले जाते हैं, और निश्चित तौर पर जिस तेज़ी से हमने निर्माण को बढ़ाया है, जिस तेज़ी से ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, इसका भी कुछ असर पड़ता है। लेकिन ये उतनी ज़्यादा तीव्रता के भूकंप नहीं लाते। फिर भी खतरे की घंटी तो है, सावधानी बरतने की जरूरत है, ये भी डॉक्टर बियानी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका विस्तार से ये जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज दिल्ली के भूकंप ने सोचने विचारने का एक और अवसर दिया है। सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आप सब भी सोच रहे होंगे किससे सावधान रहें, क्या सावधानी बरतें, लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तो हो रहा है, उसके नॉर्म्स को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है। और यदि छोटे इलाकों में आप बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं, वो भी नॉर्म्स के खिलाफ जाकर बना रहे हैं, तो ये खतरे का विषय हो सकता है। इस खास बातचीत में फ़िलहाल इतना है।